बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे आमिर मतीन साहब दोनों की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान साहब का ऐलान है कि 18 मार्च को मैं अदालत के सामने पेश हो जाऊंगा। मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं है बल्कि मुझे मारने के लिए है। दूसरी तरफ कानून की अमलदारी होगी। अदालत को बता दिया जाएगा कि कोई भी नो गो एरिया नहीं है। ये कहना था IG पंजाब का आज प्रेस टॉक के अंदर। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट के खुसूसी इजलास से खिताब किया और ये बताया कि एक शख्स पाकिस्तान को तबाह करने पर तुला है, इसे उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तो आज तफसील से हम बात करेंगे, मगर पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है उसकी भी तफसील आप लोगों के सामने रखेंगे कि हुकूमत की तरफ से अवाम के ऊपर जो एक बड़ा पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, बिजली 3 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। अवाम की अक्सरियत की मौशी हालत ऐसी है कि नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। रमजान मुबारक की भी आमद है। होगा क्या क्या बनेगा कौम का, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, मईशत की भी मुकम्मल पिक्चर आप लोगों के सामने रखेंगे। आमिर साहब, एक तरफ IG पंजाब आज प्रेस टॉक करते हैं और ये कहते हैं कि जी हम साबित कर देंगे कोई भी नो गो एरिया नहीं है, अदालत को बता दिया जाएगा। दूसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं मुझे मारने के लिए पकड़ा, कोशिश की जा रही, गिरफ्तारी इसलिए है। कल तक के लिए मामला रुक गया, थम गया। आने वाले कल में चंद घंटों के अंदर और क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है? पहले तो ये कल का तो बाद में सोचेंगे, मगर ये जो कल बच गया है, वो कहते हैं ना कान के पास से गोली का गुजर जाना, कल ऐसे ही है। खुदा का शुक्र है कि वहाँ पे ब्लड बात नहीं हुआ और इतनी जो एक्सेसिव फोर्स यूज़ की गई और वहाँ पेट्रोल बम चल गए, उसकी गोलियाँ चल गई उसकी, और उसके बावजूद IG साहब बड़े वो इस तरह की कहानी पेश कर रहे थे कि पुलिस बेचारी बड़ी मजलूम थी, निहत्ती थी और ये कितने जालिम लोग थे कि ये हमारे ऊपर देखिए हमारे 60 लोगों को इन्होंने जख्मी कर दिया। 4 जिलों की पुलिस थी, सारे लाहौर की पुलिस थी, इस्लामाबाद की पुलिस थी और रेंजर्स थी। रेंजर्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उनको बहरहाल उनकी एक सेक्रेटरी रहनी चाहिए। वो बॉर्डर के ऊपर आते हैं, बड़ी मजबूरी के अंदर उनको बुलाया जाए तो बुलाया जाए। आप देखें कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने फौज ने इनकार कर दिया था कि जनाब हम उस पर शामिल नहीं होंगे, और यहाँ पे उनको बुलाया गया और उनको फ्रंट फुट पे रखा गया। तो उससे वो इमरान खान सही कहते हैं कि रेंजर्स को आम आदमी के साथ लड़ाने की कोशिश की गई। अगर खुदा न खास्ता गोलियां चल जाती और जो पेट्रोल बम चला उधर से फोर्सेस की कोई लोग मर जाते या इनकी कोई गोलियों से, क्योंकि सीधी रख के वो जो शेल चला रहे थे, बुलेट गन्स जो चला रहे थे प्लास्टिक वाली, वो रबड़ की गोलियां, तो वो लगती थी डायरेक्टली। तो दोनों तरफ से कल होने का था। ये तो था कल। कल 10 बजे तक भी अभी ये टल गया कि अदालत का हुक्म है कि जनाब 10 बजे तक नहीं करना, मगर परसों पेश होना है अदालत में इस्लामाबाद में इमरान खान को। अब ये क्लियर नहीं है कि कल 10 बजे के बाद क्या होगा परसों के यहाँ आने तक और वो क्या होने तक, क्योंकि इसका क्या दोबारा यही रीप्ले होगा और ये रीप्ले होता रहेगा कि जब तक कि कोई खौफनाक यहाँ पे हादसा नहीं होता, ब्लड बाथ नहीं होता, लाशें नहीं गिरती। क्योंकि आप देखें 82 केसेस हैं इमरान खान के ऊपर और जिनमें से ज़्यादातर जो है ना वो जाली केसेस हैं और वो बिल्कुल बनाए गए हैं। ठीक है, इमरान खान के दौर में बने, मगर काफ़ी सारे केसेस जो थे ना वो करप्शन के या नैब के थे। ये तो एक बिल्कुल ही नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ही जाली केसेस हैं काफ़ी सारे, और रोज़ की 3-4 2 पेशियाँ हैं जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में 4 अदालतों में आप जा रहे हैं और ऐसा आदमी जिसकी जान को खतरा है, लाइफ थ्रेट है, गोलियां लग चुकी हैं और क्लियरली है, और अगर खुदा न खास्ता उनको या किसी और बड़े लीडर को गोलियां लग जाती हैं तो पाकिस्तान में ऑलरेडी एक कोहराम मचा हुआ है, ये टोटल केओस हो जाएगा। इसका अब कोई मैकेनिज्म निकालना चाहिए। ये जो ठीक है अदालत के हुक्म है, अदालत की हुक्मदुली नहीं हो सकती, मगर आप मैकेनिज्म तो बनाया जा सकता है, इसका तरीकाकार निकाला जा सकता है कि जनाब क्या ऐसा तरीका है कि उनको अदालत में लाया जाए, लाने का मौका फराहम किया जाए जिसमें दोनों पार्टियों की तशफ़ी हो, गवर्नमेंट की भी तशफ़ी हो कि उनकी अदालत की वो एग्जीक्यूशन करे ऑर्डर्स की, और इमरान खान के लोगों की भी तशफ़ी और तसल्ली हो कि उनकी जान महफूज रहेगी। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है,
ये बड़े आराम से 1 घंटे की मीटिंग के अंदर फैसला हो सकता है। अब ये गवर्नमेंट और अपोजिशन नहीं है कर पा रहे, तो ये अदालत, मेरी बड़ी दरख्वास्त है अदालत से कि ये जो 12-12 घंटे का नोटिस दे रहे हैं कि जी 12 घंटे नहीं है, उनके सामने लाहौर में पूरे 24 घंटे ये होता रहा और अदालत फिर 12 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे, ये क्या बात है? ये 82 केसेस हैं। आप एक मैकेनिज्म बनाएं कि जनाब ये इस तरीके से हुआ करेगा, ये लाए जाया करेंगे। और केस क्या है? केस क्या है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान में कल लाहौर शहर, आप देखें 1.5-2 करोड़ का शहर है, आधा शहर जो है वो बंद था और उसके लाखों लोग जो हैं वो बगैर वजह के घरों में, बच्चे बूढ़े पहने हुए और टीयर गैस से, पुलिस के अपने लोग जो है वहां पे जख्मी हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। और ये अदालत ये कर सकती है, लाजिम उन पे कर सकती है कि आप बैठ के इसका तरीकाकार निकालें कि इमरान खान के लोगों की भी तसल्ली हो कि जनाब उनकी जान को जो खतरा है वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ आना चाहते हैं। पॉइंट्स के ऊपर क्या ख्याल है, बात कर रहे हैं? क्या ये कह देना कि जी पुलिस के पास आना जो है, या आज मैं सुन रहा था वो कह रहे हैं कि जनाब हम पुलिस के पास वो लाएंगे तो कस्टडी हमारी जो हालिया रिकॉर्ड पुलिस का जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। जिस तरीके से स्वाति साहब के साथ हुआ, शहबाज गुल के साथ हुआ, हमारे भाई अरशद शहीद को तो शहीद कर दिया गया। सो जो सलूक किए जा रहे हैं लोगों के साथ, वो उसके बाद ये बहरहाल ये केस क्या जी, वो अदालत में उनको पेश करना है। और केस भी किस लिए पेश करना है? तोशा खाना, जिसमें हर बंदा तोशा खाना बना हुआ है। तोशा खाना जो है, ये दुआ करनी चाहिए पीडीएम को कि इमरान खान को तोशा खाना में मुजरिम ना बना दिया जाए, क्योंकि सारी पीडीएम फारिग हो जाएगी। ये जो नई लिस्टें आ गई हैं उसके बाद अगर इमरान खान उसके अंदर मुलजिम ठहराए जाते हैं तो सारी की सारी पीडीएम बच जाएगी। इनको तो दुआ करनी चाहिए कि इसमें ये फंसे ना, कोई बचत हो जाए, बचत हो जाए। चलिए, लेट मी वेलकम इस वक्त माहिर कानून अबूजर सलमान नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अबूजर हमें ज्वाइन करने के लिए। जी अबूजर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए, क्योंकि आप इन सारे केसेस को फॉलो करते रहे हैं और कईयों में आप पिटिशनर भी रहे हैं और वकील भी रहे हैं। हमें ये बताएं कि ये जो अभी कल 10 बजे तक मामला टल गया है कि जी अदालत ने कहा है कि पुलिस एक्शन नहीं होगा। अब परसों यहाँ पे इमरान खान को लाया जाना है, जबकि ये तस्वीर नहीं हो पा रहा, ना गवर्नमेंट और अपोजिशन कर पा रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का कोई सुजेशन दे रही है, ना पीटीआई वाले पीछे हट रहे हैं, और अदालत भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं पास कर रही कि तरीकाकार निकाला जाए। क्या ये इतना मुश्किल काम है कि ये इसका तस्वीर किया जा सके? देखिए आमिर साहब, पहले तो समझें ये जो मकसद क्या है खान साहब की प्रेजेंस, जो केस चल रहा है उसमें, जो कैसे तो काफ़ी केसेस चल रहे हैं जिसमें प्रेजेंस रिक्वायर्ड है उनको, लेकिन जो ये तोशा खाना वाला केस है इसमें वो बुला रहे क्यों हैं? वो कह रहे हैं कि हमने फ़र्द जुर्म आयद करनी है खान साहब के ऊपर, वो जिसको हम चार्जशीट भी कहते हैं, आपको प्रॉपर पढ़ के बताया जाता है कि ये आप पे इल्ज़ाम है, आप अपने आप को गिल्टी कहते हैं कि नॉन गिल्टी कहते हैं। अब इसमें कानून कहता है कि आप पे चार्जशीट आपकी प्रेजेंस में होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहता फिजिकल प्रेजेंस हो या वर्चुअल प्रेजेंस हो। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया मीशा शफी के केस में, उसमें वो कनाडा में बैठी थी, उनको वहाँ से वीडियो लिंक के जरिए परमिशन हुई कि वो अपने केस में एविडेंस करवा दें। तो अब पूरी दुनिया की अदालतें जो हैं वो टेक्नोलॉजी से आगे मूव कर रही हैं। हमारे कानून शहादत में भी और बाकी प्रोविजंस ऑफ लॉ में भी इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक्सेस टू जस्टिस को आसान कर दें थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से इसमें इतनी लड़ाई होनी नहीं चाहिए। आपको चार्ज फ्रेम करना था, वीडियो लिंक की परमिशन दे के उनको वहाँ पे चार्जशीट कर लें, आपने जो भी करना है, बड़ा आसान सा तरीका। ये एक बिल्कुल मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा हो गया, इसमें इतना इशू नहीं था। और इसमें देखें आमिर साहब, ये जो केस है, मैंने तो एक टर्म बनाई है कल कि एक बैड तोशा खाना है, एक गुड तोशा खाना है। अब ये केस क्या है खान साहब पे कि उन्होंने अपने डिक्लेरेशन जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराने थे एफबीआर, उसमें तहफ़ नहीं लिखे, तो क्या बाकी जिनको तोशा खाना के गिफ्ट्स मिले थे उन्होंने लिखे हैं? आपकी स्टेट जो है, आपकी जो ईसीपी है, वो दो सेम सेट ऑफ फैक्ट्स को डिफरेंट ट्रीट कर रही है। खान साहब के तोशा खाना को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ जितने तोशा खाना के गिफ्ट्स लिए गए हैं पिछले 20-25 साल में, 1988 ऑनवर्ड स्पेशली 85,
उनको बिल्कुल भूल गए हैं, सारे तोशा खाना के गिफ्ट 2017 के बाद ही मेरे ख्याल से लिए हैं, तो उस पर प्रोसिक्यूशन हो रही है। अगर आपने करना है तो दोनों को सिमिलर ट्रीट करें ना। आर्टिकल 25 आपके आइन का यही कहता है कि किसी से आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर खान साहब को प्रोसिक्यूट करें तो बाकी को भी प्रोसिक्यूट करें। आपने सजा तो नहीं देनी उनको ना, जब फर्द जुर्म आयद होना है, फर्द जुर्म आयद करनी है, फिर एविडेंस होगी, उसके बाद पूरा ट्रायल चलेगा। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू वर्चुअल अटेंडेंस। प्रेजेंस वर्ड यूज हुआ है आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में और आपकी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में। वो प्रेजेंस फिजिकल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, बिल्कुल एक। और दूसरा देखें, जेन्युइन रीजंस है। या तो कहें जी मुझे थ्रेट है, मैं कह दूं मुझे थ्रेट है, किसी ने नहीं मानना। आप कहते हैं थ्रेट है, कोई नहीं मानेगा। लेकिन एक बंदा जिसके ऊपर 3 दफा फायर हो चुका है, जख्मी हुआ है, वो 4 महीने से बेड रेस्ट, चेयर रेस्ट पे रहा बंदा, अगर वो कह रहा है मुझे जेन्युइन लाइफ थ्रेट्स है, वहां पे आपको पता है इस्लामाबाद की कचहरी में, आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले एक अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। उसमें एक हमारे ऑनरेबल जज साहब शहीद हो गए थे, रफाकत साहब उनका नाम था, यंग लॉयर से शहीद हो गए थे। तो सीरियस सिक्योरिटी आपके लैप्सेस हैं। आप जाएं कभी कचहरी में, आप बल्कि जाते भी रहते, क्योंकि आप सच बोलते हैं तो आप पे केसेस होते हैं, अक्सर पेशी होती है आपकी। तो वहां पे जाएं, कितना सिक्योरिटी चेक है, कोई चेक भी नहीं करता, जो बंदा अंदर चला जाए कुछ भी लेके, तो वहां पे सीरियस सिक्योरिटी। ये एक साबिक वजीर आजम की बात हो रही है कि किसी दहशतगर्द की नहीं हो रही, कोई डाकू की नहीं हो रही है, और ये केस भी जो है उसकी नेचर भी बड़ी एक मशकूक किस्म की है। तो ये आपके ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, अपोजिशन का, पीडीएम का? जिस तरह मरियम बीबी कहती हैं कि जी मैंने 200 पेशियां जब तक नहीं होंगी हमारे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। या ये अदालत का भी लैप्स है कि वो इसको जिस तरह 12 घंटे की दे रहे हैं, एक ये कहा जा सकता है दोनों पार्टीज़ को कि आप तरीक़ाकार या ये जो आप कह रहे हैं वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, या दोनों को तरीक़ाकार निकालें कि जिसके ज़रिए दोनों की तसल्ली तशफ़ी हो जाए, अमल दरामद भी हो जाए और उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा ना हो। देखिए, इसमें दूसरी पार्टी की तो तसल्ली की जरूरत ही नहीं है ना जी। इसमें कोई दो पार्टियों का आपस में लड़ाई नहीं चल रही इस केस में। एक साइड पे आपके स्टेट है, एक साइड पे आपका एक स्टेट का सिटीजन है, और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है। तो आपने देखें, अक्यूज जो होता है, ही इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। आपने उसको सारी फैसिलिटी देनी है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता। खान साहब का गिल्ट अभी प्रूव नहीं हुआ, ये तो अभी केस चल रहा है। कल को जब देखेंगे इस केस में कितनी जान है, पता चले इसमें, तो मोस्ट चांस ये है एक्विटल का केस है ये, क्योंकि केस तो बनता ही नहीं है। ईसीबी के लॉस, वो बात की डिबेट है, वो हम काफी दफा बात कर चुके हैं। तो लेकिन मेन इशू ये है कि सीरियस लाइफ थ्रेट्स है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। यहाँ पे एक्स प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अटैक हो चुका है, पास में प्रेसिडेंट है आपके पास। ये देखिए, राजीव गांधी का केस था 90, जो उन पे थ्रेट था सारा कुछ, तो 96 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया इंडिया में। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप एक्स प्राइम मिनिस्टर की लाइफ को जो है ना वो फ्रिवलसली नहीं ले सकते, सीरियसली लेना होता है। हम एक लीडर खो चुके हैं, हम बार बार लीडर नहीं खो सकते। देखें, आप ताना देते हैं कि जी आप बहादुर नहीं है। बहादुर होने में और बेवकूफ होने में फर्क होता है। इस वजह से मेरे ख्याल से अदालत को भी थोड़ा क्रिएटिव हो सकती है। अदालत इसमें बिल्कुल वर्चुअली चार्ज फ्रेम हो सकता है, कोई इसमें कबाहत नहीं है, कानून में आपके गुंजाइश है, लेकिन रिजिड एटीट्यूड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खान साहब ने पिटीशन फाइल की, उसमें मैं लॉयर हूं उनका, उसमें क्या डिमांड की? उन्होंने कहा या मेरे वीडियो लिंक की मुझे परमिशन दी जाए सारे केसेस में, या मुझे आप मेरे सारे केसेस कंसोलिडेट करके जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कर दें, एक ही बिल्डिंग के अंदर हो, ताकि सिक्योरिटी थ्रेट, एक तो मुझे है, साथ मेरे जो लोग आते हैं उनकी लाइफ भी अंडर थ्रेट होती है। तो इस वजह से कोई देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो अदालत क्या है, अदालत फैसले तो करती है, लेकिन वो आपके जो आईनी जो हक हैं, हकूक हैं, खासकर जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 9 में, उसकी जामिन भी है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो इस वजह से अदालत को ये इसकी मुमासलत जो है वो अरशद शरीफ, आपके और हमारे दोस्त अरशद शहीद की जो है, उनका भी एग्जैक्टली इस तरह किया जा रहा था कि मुख्तलिफ कस्बों में और प्रोविंसेस के अंदर केसेस किए जा रहे थे। और जब चमन में किया गया था, उनको एक फ़ोन किया गया था, जिसका उन्होंने मेरे से मरहूम ने जिक्र किया था कि फ़ोन ये आया है कि जब बेटा जब यहाँ आओगे तो बच के तो नहीं वापस जाओगे। तो ये बिल्कुल उसका, और इल्ज़ाम जो ये दे रहे हैं बुज़दिली का, वो माशाल्लाह खुद 2 साल से यहाँ से स्कॉन्डर हैं। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जो आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ये लग रहा था कि पूरे 4 ज़िलों की पुलिस
रेंजर्स, इस्लामाबाद, वफाकी पुलिस, वो सारे बड़े मजलूम लोग हैं। और जो अवाम जो थे वो बड़े जालिम सफाक थे जिन्होंने उनको मारा, 60 लोगों को ज़ख्मी किया। और वो जो वर्कर था वहाँ पे पीटीआई का, वो बहुत उन्होंने मजालिम ढाए। वो दहशतगर्द थे सारे। बिल्कुल। देखें एक आमिर भाई, एक ना कानून में प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं हम उसको। आसान लफ्ज में ये होता है कि आपने अगर कोई मक्खी मारनी है ना, उसको आपने वो मक्खी मारने वाले उससे मारना है, आपने उसको तोप से नहीं मारना। तो इस वजह से आप इतनी ज्यादा पुलिस है, किसी क्या कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कोई मेरे ख्याल से सदर था, उसको अरेस्ट करने जा रहे थे आप? क्या कोई बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके इंटरनेशनल अलकायदा के साथ लिंकेजेस थे, उसको अरेस्ट करने जा रहे थे कि आपको बड़ा बैकलैश आना था, वहां से फायरिंग होनी थी, वहां से बॉम्ब चलने थे, पता नहीं क्या होना था? तो बिल्कुल जी इंसैनिटी थी टोटल पुलिस की तरफ से। और रेंजर्स की जो बात कर रहे हैं आप, रेंजर्स का कानून क्या है? रेंजर्स ऑर्डिनेंस है 1959 का, उसका आप प्रियम्बल पढ़े ना, वो क्यों बनी थी? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑन द बॉर्डर एरियाज। क्या जमान पार्क शिफ्ट हो गया वाघा पे, या जमान पार्क शिफ्ट हो गया वो सिंकियांग में चाइना के बॉर्डर के साथ, या चमन पे शिफ्ट हो गया बॉर्डर के एरिया के आपके, कि रेंजर्स को इतनी जरूरत पड़ गई आपको कि आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रेंजर्स को भी अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया? इतनी ज्यादा पुलिस है 4 जिलों की। कानूनी तौर पे ये बताएं कि किसी को गिरफ्तार करने जाएं, खासतौर पे अगर साबिक वजीर आजम हो और वहाँ पे लगे कि मजमा इकट्ठा हो गया और मुश्किल है, तो उनके पास लीगल रिकोर्स ये भी नहीं हो सकता था कि वो अदालत को आके बताएं थी वो हमें गिरफ्तारी नहीं दे रहे, आप उसको उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दें, जो मर्जी अदालत एक्शन ले। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। रिकोर्स जो होता है ना लीगल, देखें इस्लामाबाद जरा पुलिस से पूछें कि पिछले कुछ 100 ऑर्डर निकाले जिसमें नॉन अवेलेबल वारंट निकले हो, तो आपने उसमें क्या किया? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ होगा। जब नई अगले की टेंडर्स प्रोक्योर हो रही, तो ये कोर्ट में जाके रिपोर्ट जमा कराते हैं कि हम गए थे, हमें वो बंदा नहीं मिला, हम उसको प्रोक्योर नहीं कर सकते, तो कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको हम आसान उर्दू में इश्तिहारी कहते हैं, वो डिक्लेयर कर देती है। दैट्स इट। उसके बाद जाके जंग नहीं करती पुलिस कि हम पूरा पुलिस मुकाबला करेंगे, बिल्कुल क्या 4 जिलों की पुलिस लेके जाएंगे और ऐसे लगेगा जैसे कोई जंग का समा है, कोई बैटलफील्ड है। ये ऐसे कभी भी नहीं हुआ। साफ पता लग रहा है बदनीति है, एक्सट्रेनियस रीजंस हैं कि ये अरेस्ट इन्होंने इनको शौक नहीं है कि अदालत की बड़ी, इनको हुर्मत का शौक चढ़ा हुआ है कि हमने अदालत का ऑर्डर इंप्लीमेंट कराना है। देयर आर आई थिंक मेलाफाइडी रीजंस कि आप मुझे बताएं आमिर साहब, अगर 18 को केस लगा हुआ है तो 14 को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं आपने? अगर पेश कराना है तो 3 दिन कहां रखेंगे आप? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जेल में तो आप रख नहीं सकते। जेल में तो तब जाते हैं जब आपकी बेल कैंसिल होती है, तो आपने अपने कस्टडी में रखना है, दैट मींस पुलिस कस्टडी में हो गए ना, वो काइंड ऑफ फिजिकल रिमांड हो जाएगा। तो आपने उसमें क्या करना है? आपने उनको किसी के हवाले करना है, आपने किसी ऐसे उन लोगों को देना है जो रात को मारते पीटते हैं फिर सुबह आपको वापस कर देते हैं। जहां तक अर्शद शरीफ की आपने बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें आपने जितनी एफआईआर काट दी हैं, खान साहब हर पेशी भी कैसे जाएं? 80 एफआईआर हैं, 80 मुकदमों में वो हर दिन में 4 मुकदमों में पेश होंगे। ये कानून मुल्क में लॉ, रूल ऑफ लॉ होता है, रूल ऑफ मैन नहीं होता, लॉ ऑफ जंगल नहीं होता। आपने कानून के मुताबिक चलना है, क्योंकि इस वक्त अब्यूज ऑफ पावर है, पर्चे अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक हो रहे हैं। अरशद साहब क्यों पाकिस्तान से बाहर गए थे? आपको और ये भी याद रहे कि इस वक्त जो है, इस वक्त इलेक्शन सर पे आ गए हैं और वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी बहरहाल पार्टी के लीडर भी हैं और वो इलेक्शंस को भी उन्होंने ओवरसी करना है और उनके बंदे भी पकड़े जा रहे हैं। मैं ज़रा आपको बता दूं थोड़ा सा, जो अभी आपने जिक्र किया कि वो कोई टीटीपी अलकायदा के कुछ लोग थे वहाँ पे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बड़ा ऐलान किया गया कि जी आपको नहीं पता कि वहाँ पे जो है एक TNSF तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी का एक आदमी हमने पकड़ा है जो कि जेल में रह के आया हुआ है। वो तासुर ये दिया गया कि जनाब के बहुत बड़े टेररिस्ट वहाँ थे। तो हमने इन साहब से रब्ता किया जिनको पकड़ा हुआ है, इनका नाम इकबाल ख़ान है और ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो 11 साल जेल काट के आए हुए हैं। अच्छा, अब याद रहे कि ये जो तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी थी, इसके बनाने वाले और इसके उस्ताज़ा में वो और अभी भी वो लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के मशीर हैं।
हम खुद, हमारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा इनकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत स्वात के अंदर जुल्म किया और बिल्कुल इनकी वो कोई कंडोन नहीं किया जा सकता। मगर इस तरह के काफ़ी बेताशा लोग, सैकड़ों लोगों को फिर बाद में माफ़ी दे दी गई और वो लोग सरकार में भी हैं। और इन साहब ने, उनका कहना है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन के लिए क्लियरेंस मिलती है। और वो साथ में जो है उन्होंने कहा जी मैं रिसेंटली भी ज्वाइन किया था और जो है मेरा कोई जिस तरह का पेंट किया गया कि बगैर सबूत के वो टेररिस्ट हैं, कि जी वो वहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ पे एक जो पेट्रोल बम फेंका गया वो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन थी। मगर अब इसमें कोई भी कुछ कर सकता है। जब आप इस तरह की रिस्क लेंगे, इतनी एक्सेसिव फोर्स यूज़ करेंगे और इतना बड़ा क्राउड होगा, तो फ़र्ज़ करें कोई भी शरारत कर सकता है, दुश्मन मुल्क शरारत कर सकता है, बीच में से कोई पार्टी का शरारत कर सकता है, तो ये तो रिस्क परमानेंट रिस्क होता जाएगा। देखें मामिर साहब, पहली बात तो ये है, अगर कोई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, उसको उसकी सज़ा मिल गई, वो सज़ा काट के जेल से बाहर आ गया, तो आप उस पर स्टिग्मा नहीं लगा देंगे कि पूरी जिंदगी के लिए तुम मुजरिम। वो कन्विक्शन नहीं हुई, वो इलेक्शन लड़ा है उसके बाद, सॉरी मैं आपकी बात काट दूं, उसकी कन्विक्शन नहीं हुई, 11 साल में भी कन्विक्शन नहीं हुई, और वो उसके इलेक्शन लड़ा है उसके बाद उसने, वो किसी पार्टी को ज्वाइन भी करना चाहता है तो उसका आईनी हक है। अगर वो किसी प्रोटेस्ट में जाना चाहता है तो उसका आईनी हक है। अगर क्या मतलब आप जेल में रहे हो तो आपके आईनी हकूक खत्म हो जाएंगे, सलब हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता। आईनी हकूक हर पाकिस्तान के शहरी के हैं। और मैं बात कर रहा था अरशद साहब, एक बात कर दूं आमिर साहब, देखें आपको पता है, मुझे पता है अरशद शरीफ कितना बहादुर था, इस पे हमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान से क्यों गया था? वो इस वजह से पाकिस्तान से गया था कि आपको ये अरेस्ट करके आपकी जो इज्जत है आपकी, जो आपका जो राइट टू डिग्निटी है, ये उसको मजरू करते हैं। इज्जतदार आदमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके साथ जो सलूक किया गया, जो आजम सवाती साहब के साथ किया गया, शहबाज गिल साहब के साथ किया गया, ये जो वुंड्स होते हैं ये आपकी रूह को लगते हैं जाके। आपका जिस्म तो ठीक हो जाता है लेकिन आपकी रूह ठीक नहीं होती। अगर आप देखें शहबाज गिल साहब अभी तक रिकवर नहीं कर पाए, ये साइकोलॉजिकली आपको डेंट करता है। तो इस वजह से कोई गैरतमंद इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी राइट टू डिग्निटी जो है वो वायलेट हो, जिस तरह हो रहा है इस मुल्क में पिछले 9 महीने से तमाशा। रेस्ट होता है बंदा, उसके बाद एफआईआर रिकॉर्ड पे आती है कि हमने इस वजह से रेस्ट किया, उसको रखा जाता है किसी अननोन जगह पे, उसको मारा पीटा जाता है, उसको नंगा किया जाता है। क्या ये मुल्क है? इस तरह के पर्चे कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई बंदा नहीं चाहेगा कि मैं जेल में जाऊं। आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, रेस्ट करें, आप फिर कोर्ट से रिमांड लें 24 घंटे का, उसके बाद पता होना चाहिए अगला बंदा कहां बैठा हुआ है, और उसके बाद आप उसको पेश करें, उसको जुडिशियल करें। ये तरीकाकार होता है। लेकिन जिस तरह लॉ ऑफ जंगल इस मुल्क में चल रहा है, कोई बंदा नहीं चाहेगा मैं जेल में जाऊं, क्योंकि जेल में कानून नहीं, जंगल का कानून चल रहा है वहां पे। सही है, ठीक है। अबूजर साहब, ये जो आपने बात की है और खान साहब के ऊपर जो 80 से ज़्यादा मुकदमात है, 82-85 के करीब उनकी तादाद पहुंच चुकी है, सेंचुरी होने के करीब है। आपको याद होगा अभी कुछ अर्सा पहले ही मोअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से ये रिमार्क्स आए थे कि पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जिसका जहां दिल करता है मुंह उठाता है वहां पर FIR, वहां पर पर्चा कटवा देता है किसी भी शख्स के खिलाफ। तो क्या आपको नहीं लगता कि मोअज़्ज़ज़ अदलिया को खान साहब के मामले में दोबारा से अपने रिमार्क्स को बयान करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी कि पहले भी ये कहा गया, अब भी ये कह रहे हैं, मगर इसके बावजूद ये सिलसिला क्यों जारी है? इसमें तो सिर्फ अदलिया ही अपना रोल प्ले कर सकती है और तो कोई दूसरा इदारा बाकी नहीं रहा। देखिए, हुकूमत वक्त हो गई है, इंटरिम गवर्नमेंट, वो तो किसी के इशारों पे नाच रहे हैं, साफ पता लग रहा है। तो इस वजह से अगर ये प्रैक्टिस आपने रोकनी है, मैं अपने डॉन में आर्टिकल में कुछ 3 हफ्ते पहले ये लिख चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सू मोटो लेना पड़ेगा। और ये जो साइमल्टेनियस प्रोसिक्यूशंस होती हैं कि एक मैंने बयान दिया पूरे पाकिस्तान में पर्चे कटना शुरू हो गए हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। हमारे पड़ोस में इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, वो कह चुकी है ऐसे मुकदमों में वहीं FIR होगी और एक होगी जहां पे वो बंदा शहरी है, जो उसका डोमिसाइल है, इसके अलावा कहीं FIR नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये हमारे जो आइन की जामिन है, हमारे बुनियादी हकूक की जामिन है, वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा और एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा जिसमें ये कहने की ज़रूरत है कि ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए और FIR काटनी है तो एक ही कटेगी, उसके अलावा FIR नहीं कटेगी। ये हमारी जो राइट टू डिग्निटी है, राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हर तरह के बुनियादी हकूक है, उसके ऊपर एक
थप्पड़ के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी तो ये बंद होगा, उसके अलावा इसने बंद नहीं होना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अबूजर सलमान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे अभी कुछ गुफ्तगू पाकिस्तान की सियासत और खान साहब तौर पर इमरान खान साहब को लेकर करना बाकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो पैगाम दिया है, बावजूद इसके कि तनकीद भी शदीद की, मगर मिल बैठने की दावत भी दी इसके ऊपर। मगर इसके साथ साथ अगर कोई बड़ा सानिया हो जाता है, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो कौन सा इदारा या कौन सी जमात या कौन सी शख्सियत अपने कंधों पर इस सानिये का बोझ उठाएगी? ब्रेक से वापस आके हमारे साथ रहिएगा, बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, गोल्डन जुबली थी, सेनेट का खुसूसी इजलास था। शहबाज शरीफ साहब ने जब खिताब किया तो उन्होंने वैसे तो खान साहब पे खूब तनकीद की कि जी पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए मिल बैठने के लिए भी तैयार हैं। जी, मैं उनकी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पर भी आता हूँ, मगर मिस हो गई एतजाज असद साहब की कल स्पीच, और हमें दिखाने चाहिए थे उसके जो है उन्होंने जो नक्शा दिखाया है स्टेट ऑफ द अफेयर्स के सब जिधर जा रहे हैं, जिस तरीके से अदारे बदनाम हो रहे हैं और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट अपना रोल नहीं अदा कर रही है, वो खौफनाक था। बहुत अच्छी तकरीर थी उनकी और उसको उसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जनाब वो बिल्कुल मिलजुलने के लिए ठीक है। इमरान खान साहब की भी ट्वीट आई है उनकी कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादत और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा। इस ज़मीन में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ और इस जाने में हर किस्म का कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। अब कहने को लगता है कि दोनों की तरफ से जेस्चर आया है, मगर सवाल ये है कि किन शराइत पर। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की भी वही शराइत हैं कि आप नेशनल असम्बली का इलेक्शन जो है ना वो अनाउंस करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है किसी सूरत में भी वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो कि सर पे अब तकरीबन आ गए हैं, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, इसको वो कैंसिल करेंगे। हाँ, वो तैयार होंगे कि अगर इस पर वो किया जाए, अगर ये बाकी पीडीएम मान जाती है तो वो कहेंगे ठीक है। फिर मेरा 15-20 दिन की पहले वो कहते रहे हैं कि 1 महीने तक की मैं गुंजाइश दे सकता हूँ, और इससे पहले वो काफ़ी दफ़ा कहा कि इकट्ठे मिल के ये वाले सारे री इलेक्शन करते हैं। देखिए ना, पहले इमरान खान के ऊपर ये शक था कि ये कहा जाता था कि सिलेक्टेड है, फिर इनके मतलब कहा जाता है कि ये इम्पोर्टेड है, तो फिर उसका फैसला इलेक्शन ही था ना। तो इन्होंने जब नहीं वो ज़िद की, अब ये चीज़ आ गई है तो ये लफाजी है। मगर ख़तरनाक बात ये है कि इमरान खान की टोन में जो पहले बड़े रिस्ट्रेंट था, एक बड़ा एहतियात से बात कर रहे थे, वो नई फौजी क़यादत के मुतालिक जो है वो अब उसमें थोड़ी सी सख्ती आनी शुरू हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने जो कल ट्वीट की है कि आफ्टर वर्कर्स एंड लीडरशिप फेस पुलिस ऑनस्लॉट सिंस यस्टरडे मॉर्निंग ऑफ टीयर गैस कैनन्स विद केमिकल वाटर, रबर बुलेट्स and live bullets this morning, we now have rangers taking over and are now in direct confrontation with the people. My question to the establishment, ये खतरनाक बात है, to those who claim they are neutral, is this your idea of neutrality? Rangers directly confronting unarmed protesters and leadership of largest political party when their leader is facing an illegal warrant case already in court, and when government of crooks trying to abduct and possibly murder him. अब ये उनका बहुत सख्त अल्फाज में उन्होंने डायरेक्टली जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को उनकी न्यूट्रलिटी का भी किया है, और उसके आज जो साफियों से भी बात करते हुए और उन्होंने जो बाकी तकरीरें भी की हैं, उन्होंने उसके मिसाल इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए ये कहा है कि जनाब जिस तरीके से मेरे ऊपर ये 80 केसेस हो रहे हैं और जिस तरीके से ये लड़ाई की जा रही है, जिस तरीके से निगरान गवर्नमेंट्स हरकतें कर रही हैं, और पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो उनका ये सब्सटेंशिएट उन्होंने कहा जी करती है कि ये अपने सर पे नहीं कर रहे, कोई इनको कर रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि ये रिस्ट्रेंट जो ख़त्म होता जा रहा है। आगे हमने 2-4-5 साल देखे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन रही, और अभी तो फैशन मान गया है जनरल बाजवा के जाने के बाद ये है, तो नई क़यादत के साथ भी अगर ये कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड ओमेन। मैं आगे बढ़ती हूँ, मगर आपकी बात को मुकम्मल कर दूँ। कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया आमिर साहब BBC को, उसमें उन्होंने ये साफ अल्फाज में कहा है कि
लंदन के अंदर बैठ के जो वादे किए गए थे मेरे हवाले से, उन वादों की तकमील हो रही है। मैं आगे मजीद नहीं बढ़ूंगी इस हवाले से, काफ़ी सख्त बातें उन्होंने की थी। मैं भी नहीं उसको दोहराना चाहूँगा। हाँ। ख्याल है कि जो कुछ गारंटीज दे के जो है ना कुछ लोगों को लाया गया था, सो उनका ये इल्ज़ाम है। पिक्चर आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। एनीहो, आप मालिक साहब के शो के अंदर बैठे हुए थे आमिर साहब, तो मालिक साहब के शो में एक, मैं कहूँगी एक पता नहीं क्या दुर्फिंतनी वो छोड़ी गई कि जी प्रेसिडेंट ने इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच किया था कि इस पूरे मामले में जो कुछ ज़मान पाक में हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी हमें आप साइड पे रहने दें, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते, हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ये दुरुस्त है या दुर्फिंतनी है? पहले तो ये फैसल बाडा साहब ने कहा। फैसल बाडा साहब का आजकल जो 24 आवर एक ही ड्यूटी रह गई है कि जब से वो वजारत से और पार्लियामेंट से फारिग हुए हैं, वो रोज़ की एक आधी दुर्फिंतनी छोड़ देते हैं। तो ये क्रेडिबल अगर है, अगर ये ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। प्रेसिडेंट की जो लीक हुई है मुबैना ऑडियो, तो उसमें भी उन्होंने इन खदशात का इजहार किया कि जनाब पेट्रोल बम वहाँ पे चल रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। यास्मीन राशिद, अगर मुबैना मैं कह रहा हूँ वो सही है, गो कि ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि प्रेसिडेंट की भी अगर रिकॉर्डिंग हो रही है और पब्लिक हो रही है तो फिर अल्लाह खैर करेगा, पता नहीं पीछे क्या रह जाता है आगे। वैसे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती रही हैं वो भी लीक होती रही हैं, मगर उसमें भी उनका स्टांस ये था कि खान साहब को रोका जाए जो है। तो अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दरमियान में किसी तरीके से जो कुछ ना कुछ फैसला हो जाए, आपस में अमन व अमान हो जाए, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय हो जाए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बाकी ये अब कह देना कि जी वो बिल्कुल अमल दखल सियासत में नहीं है, तो शायद ये शो नहीं कर रहे। ये निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब में इतना दम नहीं है कि वो अपने तौर पे ये वाली चीज़ें की जा सके, और जिस किस्म के काम हो रहे हैं तो उससे मैं समझता हूँ ये कन्फ्रंटेशन आगे बुरी शक्ल लेके जा रही है, खुदा ना खास्ता, और बड़ी ये एक तशवीशनाक बात है। सही, एक आखिरी सवाल फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। अब मुश्किल फैसलों का, शहबाज साहब ने कहा कि जी मुश्किल फैसलों का बोझ डायरेक्ट अवाम पर डाल रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, मगर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत यानी कि खान साहब की हुकूमत फाशिस्ट तरीके से नैब कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील किया। ये केस तो खुद खान साहब उनकी पार्टी लेके अदालत में चली गई है, तो उन पर किस तरह से फाशिज्म का ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? वो उन पे तो क्या जो है, आपको पता है नैब की जो नए लगाए गए में हैं वो भट्ट साहब जो लगाए में हैं, नवीद अहमद भट्ट साहब, वो पहले इनके नज़ीर भट्ट साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, और गिलानी साहब उनके डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे, तो उनके इख्तियारात जो बढ़ाए गए हैं, क्या बढ़ाए गए हैं? उनके इख्तियारात ये बढ़ाए गए हैं कि पहले ये जो 50 करोड़ से नीचे सीलिंग वाले थे केस, वो ख़त्म नहीं थे होते, वो अदालतों में जाते थे। अब उनको ये इख्तियार दे दिया कि आप क्वैश कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तरीका निकाला गया है कि वो जो था कि वो केसेस को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए वो सीधा MLFID है, और ये फैसला अदालत में हो रहा है। सबके पीछे, सारी सियासत के पीछे इस वक्त वो जो नैब तरामीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, जो हमले किए जाते हैं रोज़ अदालतों के ऊपर, और जो कुछ चल रहा है वो सारा का सारा उससे लिंक्ड है। वो इस जिन की जान इस तोते में है। सही है, ठीक है। अभी ये ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पहले ही पूरी कौम परेशान थी कि महंगाई के इस बोझ को किस तरह से हर कोई अपने ख़ानदान का हर सरबरा अपने कंधों पर उठाएगा। रमज़ान अल मुबारक की भी आमद है। इस पूरे सियासी हंगामे के अंदर बड़ी खामोशी से रात 12 बजे के करीब एक खौफनाक वारदात डाल दी गई है। सुनने में लगता है सिर्फ 5 रुपए, मगर ये 5 रुपए किन किन लोगों पर कितने भारी पड़ेंगे। ब्रेक से वापस आके हम बताएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे। आमिर साहब, ये 5 रुपए जो वारदात डाली गई, मैं कहूँगी डाके डाल रहे हैं। वारदातें तो छोटा लफ्ज़ है, डाके डाल रहे हैं। मुझे तो बड़े भारी पड़ रहे हैं, आवाम को भी। आप बताएं, आप भी उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं? कौन नहीं गुजर रहा, स्वाय एक शराफिया के तबके के जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाज़ारों में चली जाएँ, सड़कों पर चली जाएँ, ऐसे रौनकें लगी हुई हैं। जिन्होंने महंगी गाड़ियाँ लेनी हैं वो लिए जा रहे हैं, वहाँ से नहीं पता चलता कि ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। कोई शराफिया को नहीं पता चल रहा। ये तो
मुतवसत तबके को, छोटे तबके को, गरीब आदमी को, और ये हमारे जो भाई पीछे कैमरों के खड़े हुए हैं इनको पड़ता है। और पड़ता कैसे है? ये पेट्रोलियम कोई मजाक है कि उसकी मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए का इजाफा, पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये, हाई स्पीड डीजल 293 रुपये, मिट्टी का तेल 2.5 रुपये इजाफे से नोटिफिकेशन 190 का हो गया है। और अभी तक जो है वो बड़ी सनतें जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में 8% सुकड़ चुकी हैं, और सनतों की पैदावार में मसलसल 5वीं महीने तनाज़ुली चल रही है, और डॉलर 282 का है और ओपन मार्केट में 285 का बिक रहा है, और IMF के साथ अभी तक भी मुआहिदा नहीं हुआ। यूं ही डार साहब ऐलान करते हैं कि 2 दिन में हो जाएगा, डॉलर और ऊपर चला जाता है। ये तो सूरत हाल है। बाकी जो ख़तरनाक बात है, आज डॉलर उन्होंने डार साहब ने, उनका नाम वैसे साग डॉलर ही लोग कहना शुरू हो गए हैं। ये हमने जो खदशात कल इजहार किए थे कि बाज़गश्त थी, आज वो कन्फर्म कर दी गई है कि जब उन्होंने कहा कि किसी सूरत में भी पाकिस्तान के IMF के डील के नतीजे में या पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है कि वो कोई शराइत आ रही हैं, कोई प्रेशर आ रहे हैं। और हमने ये सवाल कल भी किया था कि इस नैज तक हम कैसे पहुँचे या हमें पहुँचाया गया, ये इशू था। दूसरा मेरा ख्याल आप इलेक्शंस के हवाले से, बिल्कुल इलेक्शंस के हवाले से भी आमिर साहब करना है। उसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मरियम साहबा के हवाले से भी मेरे ख्याल में पहले बात कर लेते कितने जगहों से एक तरफ से तो कहा जा रहा है कि जनाब वो इलेक्शन होने नहीं है, इलेक्शन हो ही नहीं सकते, और ये ब्ला ब्ला, मगर ये इतनी समझदारी ज़रूर दिखा रही है कि सारे नॉमिनेशन पेपर्स भी फिल कर रहे हैं, और मरियम नवाज शरीफ की बाकायदा लॉन्चिंग अब इलेक्शंस के अंदर हो गई है। और मेरा ख्याल है कि वो पंजाब का, क्योंकि इलेक्शन लड़ रही हैं, 3 हल्के गालिबन लाहौर में हैं, चौथा गुजरांवाला में है, और अब सवाल इसके अंदर ये बहुत बड़ा ये है कि वो हमारे बेचारे हमजा भाई का क्या बनेगा। वो जो पहले भी दबे कुछ दिन पहले स्क्रीन पे नजर आए थे, अब जो है ये पता नहीं चीफ मिनिस्टर बनेंगी या बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। शहबाज शरीफ साहब के तौर पे पहले तो प्राइम मिनिस्टरियल होपफुल थी, तो क्या अब ये चीफ मिनिस्टर का अगर जीते हैं, अगर क्योंकि बहुत बड़ा है, आप जरा तफसील बता दें। इसके अंदर जो मुझे बेसिक नज़र आती है कि उन्होंने चुन के वो हल्के ढूंढे हैं कि जहाँ पे डिफरेंसेस मार्जिन ज़्यादा हैं, मगर देखना ये होगा कि PTI के कौन से कैंडिडेट आते हैं। बिल्कुल ये भी देखेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले चीज़ें बताने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ सही कर दूं कि आमिर साहब पेट्रोल 5 रुपये है बड़ा और डीजल 13 रुपये बड़ा है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए थे फिगर्स। एनी हो, मरियम नवाज साहबा ने लाहौर से पंजाब असम्बली का हल्का PP 173 है, 149 और PP 158 है। गुजरांवाला का है हल्का PP 63। अगर PP 49 की बात करते हैं, जो लास्ट इलेक्शन हुए थे, ये पहले PP 153 था। नून लीग के ख्वाजा इमरान नजीर 44,556 वोट लेके यहाँ से जीते थे। इनके मद्दे मुकाबिल PTI के चौधरी खालिद महमूद साहब थे, वो 19,633 वोट के साथ थे। PP 63 गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ समझा जाता है। 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो इस इलाके से नून लीग के अशरफ अली अंसारी साहब जीते थे। वो बाद में फिर मुनहरिफ हो गए थे, लेकिन फिर नून लीग में दोबारा से आ गए थे। PP 173 ये लाहौर से तहरीक इंसाफ के सरफराज हुसैन साहब थे, जिन्होंने 29,686 वोट लिए थे। मार्जिन भी बताते हैं। बिल्कुल इनके जब दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार थे आबिर साहब, जो इरफान शफीक खोखर साहब थे, वो 27,644 वोट लेके दूसरे नंबर पर रह गए। ये तकरीबन 2 से 2.5-3 हजार का मार्जिन बन रहा है, इससे ज्यादा का मार्जिन ये नहीं बन रहा। कुछ हल्कों में जो चूज किए गए हैं 10-10, 20-20 हजार के मार्जिन है, बड़े मार्जिन बड़ा था। सेफ चुने गए हैं कि वो वाले हल्के जो मरियम साहब जीत सकती हैं, सेव किए गए हैं। वो इंडिपेंडेंट वाला भी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वाला भी इनकी तरफ अब आ चुका है, तो जब वो आएंगी तो नून लीग के और इंडिपेंडेंट की आइडिया ये हो गया मिल के वहाँ पे जीतने का इम्कान उनके ख्याल में। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए आमिर साहब के पहले जो इलेक्शंस हुए और आज जो सूरत हाल है इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को लेके, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ये अब बहुत बड़ा एक सवाल सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे वेव चल रही है। और पहले क्योंकि ये सेंट्रल पंजाब GT रोड जो है नून लीग का गढ़ था, GT रोड के ऊपर गुजरांवाला डिवीज़न गुजरात को निकाल के पूरा का पूरा स्वीप, सारे MNA सारे MPA वहाँ पे इनके बनते थे। मगर अब यहाँ से भी जो है ना वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं PTI के हक में बेज़्यादा बेतहाशा।
तो मरियम बीबी की अल्लाह उम्र ज़्यादा लंबी करे उनकी, शी इज़ गॉट अ लॉन्ग वे अहेड पॉलिटिक्स का भी और उम्र का भी। मगर अगर ये उनको ये झटका लग जाता है कि यहाँ से जीत नहीं पाती हैं और अगर वो सारे ही इलेक्शन हार जाती हैं तो फिर ये बहुत बड़ा धचका होगा। इवन एक दो भी बीच में से हार जाती हैं तो भी झटका होगा, क्योंकि ये लाहौर और गुजरांवाला इनकी फोर्ट्रेस है, इनका गढ़ है। चलिए लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।